नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल से जुड़े सभी लोगों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था शुरू करने का किया प्रस्ताव। रायपुर से बिलासपुर और अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा अब सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायगढ़ में 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। पश्चिम बंगाल से 3 आरोपी गिरफ्तार। और रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का कल हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के प्रवासी लोगों के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। इस मशीन के द्वारा एक मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा सकता है। अगर यह सुधार लागू होता है तो अपने मूल निवास स्थान से काम के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर सकेंगे। आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 क्षेत्रीय दलों को आगामी 16 जनवरी को आमंत्रित किया है। इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2025 में 1 जनवरी से 31 मार्च तक लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। इससे करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल और संशोधित करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिलेगा। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान 3000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जिसमें से 560 रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। 3000 विशेष रेलगाड़ियों में से 1800 छोटी दूरी और 700 लंबी दूरी के लिए चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायपुर से बिलासपुर और अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा अब सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार के लिए प्रारंभ कर दी गई है। यह सेवा पहले सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित की जा रही थी। एयरलाइंस के नए शेड्यूल के अनुसार अब रायपुर से अंबिकापुर की उड़ान सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी और 10:15 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। 10:40 पर विमान बिलासपुर के लिए रवाना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 16 फरवरी 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक माह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इच्छुक विद्यार्थी 9 जनवरी 2025 तक ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उक्त परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के स्कूलों के कक्षा 8वीं के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पिछले वर्ष कक्षा 7वीं में न्यूनतम 55% अंक एससी, पिछले वर्ष कक्षा 7वीं में न्यूनतम 55% अंक एससी, एसटी के लिए 50% अंक आवश्यक हैं। अभ्यर्थी के माता पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से अधिकतम 3.5 लाख रुपए होनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, निजी स्कूल एवं आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं। सत्र 2025-26 में सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन एनटीए की वेबसाइट पर 24 दिसंबर 2024 से शुरू हो गए हैं, जो 13 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी शिक्षा सत्र में सभी विद्यार्थियों को समय सीमा में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वितरण कार्य की निगरानी ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से की जाए। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों को 35 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति का आदेश जारी किया है। इनमें रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 6, बिलासपुर संभाग में 12 और सरगुजा संभाग में 5 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष अवसर परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा की मुख्य परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगी। वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 मार्च से तथा 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होगी। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षा अवकाश के दिनों में भी ली जाएगी। वहीं शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद ने स्थगित परीक्षाओं के लिए नई समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 5 जनवरी को आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसे परीक्षार्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल ने कहा है कि नया साल एक नई संभावना, नए दृष्टिकोण और नए उत्साह के साथ आ रहा है। हमें साथ मिलकर एक सशक्त और समृद्ध प्रदेश के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाकर देश की प्रगति में योगदान देना है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वर्ष 2024 को राज्य के लिए उपलब्धिपूर्ण बताया है। राजधानी रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। अंतिम दिन खेले गए फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में संथाल परगना ने केरल को टाई ब्रेकर में 1 के मुकाबले 4 गोल से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। केरल की टीम उप विजेता रही और झारखंड की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बालिका वर्ग में कर्नाटक का दबदबा रहा। तीरंदाजी की जूनियर बालक वर्ग प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के हिमेश बरांडा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जूनियर बालिका वर्ग में ओडिशा की मंजुलता ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों के साथ ही नेपाल के लगभग 600 जनजातीय बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेता टीम को पुरस्कृत किया। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक रायपुर में किया जाएगा। इन खेलों की प्रतिस्पर्धाएं रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम और सप्रे साला मैदान में होंगी। इसमें प्रदेश भर से लगभग 2000 प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 12 से 14 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। युवा महोत्सव में प्रदेश के लगभग 2500 कलाकार और प्रतिभागी भाग लेंगे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायगढ़ के तमनार में 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सावित्री नगर कॉलोनी में रहने वाले गोपाल कृष्ण शर्मा के मोबाइल पर अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से शेयर मार्केट में ऊंचे रिटर्न प्राप्त करने का मैसेज आया। फिर उसी नंबर से एक लिंक भेजा गया। इस लिंक को डाउनलोड करने के बाद विभिन्न खातों में रुपए ट्रांसफर कराए गए। बताया गया कि प्रतिदिन 10 से 50% तक कमा सकते हैं। पोर्टल में बढ़े हुए रुपए भी दिखने लगे।
लेकिन जब ये रुपए निकालने की कोशिश की गई तो वे पीड़ित व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। इसके बाद इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई। शिकायत मिलने के बाद बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला के निर्देश पर रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने ऑनलाइन फ्रॉड सेल के गठन का निर्देश दिया। टीम ने कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारतीय स्टेट बैंक के 35 खाते, 3 एटीएम, 1 क्रेडिट कार्ड, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 78 लाख रुपए के चेक की छाया प्रति बरामद की गई है। रायपुर जिले के धरसीवा इलाके में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 13 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार धमतरी निवासी एक परिवार अमरकंटक से वापस लौट रहा था। इसी दौरान उनका वाहन खराब हो गया और सभी लोग हाईवे के किनारे बैठे हुए थे। तभी सिलतरा ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने इन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन कल अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार निपानी गांव के आत्मानंद स्कूल के 12 बच्चे वैन में सवार होकर स्कूल जा रहे थे। तभी सोहपुर गांव के पास वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इधर जांजगीर चांपा जिले के गोविंदा गांव में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची सहित 4 लोग घायल हुए गए हैं। वहीं शक्ति जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल बीच भिड़ंत होने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारिता के पुरोधा चंदू लाल चंद्राकर की आज जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने निर्भीक पत्रकारिता करते हुए अपनी लेखनी से कई ज्वलंत मुद्दे उठाए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री का दायित्व संभालते हुए देश सेवा की। उन्होंने कहा कि चंदू लाल चंद्राकर जी की निष्पक्ष और मूल्य आधारित पत्रकारिता नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके में बीती रात आपसी विवाद के चलते बजरंग दल के नेता सहित 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।